Hello everyone, very warm welcome to BioVerse Life Sciences. गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन का कंटिन्यूएशन। डीएनए रेप्लिकेशन के बहुत सारे पार्ट्स हमने पढ़े हैं और एक एक करके हर एक एंजाइम की एक्टिविटी देखी है। तो उसी सीरीज में आज हम हेलिकेज की एक्टिविटी देखेंगे और देखेंगे कि रेप्लिकेशन कैसे प्रोसीड होता है। हेलिकेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड्स होते हैं उनको कट करता हुआ आगे बढ़ता है, रेप्लिकेशन फॉर्क बनाता है जिसपे कि रेप्लिकेशन हो सकता है। इसके अलावा हेलिकेज के अलावा हम सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन को भी देखेंगे जो कि जो स्ट्रैंड हेलिकेज ने ओपन किया है उसको दोबारा से रीवाइंड होने से रोकती है। तो कैसे ये एक्टिविटीज होती हैं, चलिए समझते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको इस चैनल से सपोर्ट मिल रहा हो तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहूँगी आप लोगों से, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगेन वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा डीएनए हेलिकेज से। डीएनए हेलिकेज क्या करता है, यहां से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। DNA helicase unwinds the double helix in advance of the replication fork. रेप्लिकेशन फॉर्क बनाने के लिए जो डीएनए हेलिकेजेस होते हैं ये डबल हेलिक्स को अनवाइंड कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो किस तरीके से ये प्रोसेस होती है, चलिए पढ़ते हैं। DNA polymerases are generally poor at separating the two base paired strand of the duplex DNA. DNA polymerases के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं तो उम्मीद है आपको पता भी होगा, और वीडियोस नहीं देखे हैं तो रिकमेंड करूंगी वीडियोस देखिए। बहुत मेहनत से मैंने बनाए हैं, हर एक चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश की है। हालांकि बहुत सारे पार्ट्स में ये रेप्लिकेशन कंप्लीट हो रहा है लेकिन एक एक चीज़ को इसमें कवर किया गया है। तो डीएनए पॉलीमरेज की जो क्वालिटी होती है तो वो बहुत पुअर होती है सेपरेशन के लिए। अगर डीएनए का डबल स्ट्रैंड है तो इसको सेपरेट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज वर्क नहीं कर पाता है। तो होता क्या है, देयरफॉर एट द रेप्लिकेशन फॉर्क अ थर्ड क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड डीएनए हेलिकेजेस। रेप्लिकेशन फॉर्क के पास में एक एंजाइम आता है जिसको डीएनए हेलिकेज बोलते हैं। कैटलाइज द सेपरेशन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डुप्लेक्स डीएनए। ये हेलिकेज क्या करता है, डुप्लेक्स डीएनए के स्ट्रैंड्स का सेपरेशन करवाता है। यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम आएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा और रेप्लिकेशन फॉर्क ओपन होता जाएगा। These enzymes bind to and move directionally along single-strand DNA using the energy of nucleoside triphosphate. Important point कि यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बेसिकली एटीपी का यूज होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है, जो स्ट्रैंड बन रहा है रेप्लिकेशन के लिए, तो हेलिकेज किस मैनर में वर्क कर रहे हैं उसको ओपन कराने के लिए। तो आपको बताना होगा कि ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। यहाँ पे एटीपी का यूज हो रहा है, दैट इज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का, जो कि होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसका यहाँ पे यूज हो रहा है। एटीपी की एनर्जी का यूज होता है फॉर बाइंडिंग एंड हाइड्रोलिसिस टू डिस्प्लेस एनी डीएनए स्ट्रैंड दैट इज एनील्ड टू द बाउंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है यहाँ पे आके हेलिकेज बाइंड किया। अब हेलिकेज क्या करेगा, एनर्जी का यूज करेगा यहाँ पे बाइंड करने के लिए। पहले तो उसको अगर आना है, यहाँ पे आके बैठना है, तो उसके लिए एनर्जी का यूज करेगा। फिर अब यहाँ पे आके बाइंड कर दिया, यहाँ पे इसने रेप्लिकेशन फॉर्क ओपन कर दिया। अब इसको आगे जाके बैठना है, फॉर्क ओपन हो गया, यहाँ पे जाके बैठना, तो यहाँ से हटना होगा उसको। तो यहाँ से हाइड्रोलिसिस करनी होगी उसको ताकि डीएनए के स्ट्रैंड को आगे डिस्प्लेस कर दे और ये जो ओपन वाला फॉर्क है ये आगे डिस्प्लेस हो जाए और ये डीएनए हेलिकेज दूसरी जगह पे आगे बढ़ के बैठ जाए ताकि वो आगे की तरफ ओपन करे। तो दो चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है, बाइंडिंग के लिए और हाइड्रोलिसिस, ताकि डिस्प्लेस हो, वो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड पे डिस्प्लेस हो, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचती रहे। तो अभी उम्मीद है समझ आया होगा आपको कि जो हेलिकेज है किस मैनर में वर्क कर रहा है। एटीपी का यूज कर रहा है बाइंडिंग के लिए भी और डिस्प्लेस होने के लिए भी। चलिए आगे देखते हैं। DNA helicases that act at replication fork are hexameric protein.
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया यहाँ पे, ये इनका नेचर क्या होता है, हेक्सामेरिक प्रोटीन होती है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिखाया गया, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे 6 यूनिट्स होती हैं। हेक्सामेरिक का मतलब है कि 6 यूनिट्स मिलके इसको बनाती हैं। 6 यूनिट का बना होता है और इनके बीच से ही स्ट्रैंड निकलता है, इसको काटती जाती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं। तो हेक्सामेरिक मतलब कि 6 यहाँ पे यूनिट्स ज्वाइंट होके इस प्रोटीन को बना रही हैं। दैट एज्यूम्स शेप ऑफ अ रिंग, एक रिंग शेप में ये अरेंज रहती हैं 6 की 6 यूनिट्स। These ring-shaped protein complexes encircle one of the two single strands at the replication fork adjacent to the single-stranded double-stranded junction. अब एक चीज और आता है इनके फंक्शन के लिए, जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो जो हेलिकेज बाइंड करेगी वो दोनों स्ट्रैंड से नहीं बाइंड करेगी, किसी भी एक स्ट्रैंड से ये हेलिकेज बाइंड करेगी और उसी स्ट्रैंड पे चलते चलते ये इस फॉर्क को ओपन करा देगी। देखिए यहाँ पे ये बाइंड की है हेलिकेज, ये आगे बढ़ी और इसने क्या किया, रेप्लिकेशन फॉर्क को ओपन करा दिया। यहाँ पे फॉर्क और ज़्यादा ओपन हो गया और ये आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और इसी प्रोसेस में यहाँ पे एटीपी का यूज़ हो रहा है, एटीपी कन्वर्ट हो जा रहा है एडीपी में और ये फॉस्फेट को रिलीज कर दे रहा है। तो शेप भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, 6 यूनिट्स के फॉर्म में इसका शेप है, सर्किल है और इस सर्कल के बीच से डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो पास हो रहा है। तो हेलिकेज कुछ इस तरीके से वर्क करता है और रेप्लिकेशन फॉर्क बनाता है ताकि इसके अराउंड सिंथेसिस हो सके, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। आते हैं कुछ और चीजें देखते हैं हेलिकेज के बारे में। द रिंग शेप्ड हेक्सामेरिक डीएनए helicase found at replication forks exhibit high processivity। हाई प्रोसेसिविटी और कहाँ होती है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिव होता है। डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हेलिकेज भी एक ऐसा एंजाइम है डीएनए हेलिकेज जो हाई प्रोसेसिविटी को एग्जिबिट करता है, क्योंकि ये डीएनए को एनसर्कल करके रखता है। एनसर्कल का मतलब जो उसकी 6 यूनिट्स हैं उनके बीच से जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो पास होता है, तो इसकी प्रोसेसिविटी इसलिए बहुत ज़्यादा होती है। ईच डीएनए हेलिकेज मूव अलोंग सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इन अ डिफाइंड डायरेक्शन। ऐसा नहीं है इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज रिफर्ड टू एज द पोलैरिटी ऑफ द डीएनए हेलिकेज। इसको डीएनए हेलिकेज की पोलैरिटी बोला जाता है, क्योंकि अगर स्ट्रैंड ओपन हो रहा है या तो ऐसे ओपन हो रहा होगा या तो इधर से ओपन हो रहा होगा, तो उसके लिए उसको या तो 5' to 3' मूव करना होगा या तो 3' to 5' मूव करना होगा। डिपेंड करता है कि हेलिक्स कैसा है। अगर ये 5' to 3' है और ये 3' to 5' है, तो अगर हेलिकेज ऐसे मूव कर रहा है, अगर इस वाले स्ट्रैंड पे है हेलिकेज बाइंड है और ऐसे मूव कर रहा है तो ये 5' से 3' डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अगर इस वाले स्ट्रैंड पे बाइंड है और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है तो ये 3' to 5' मूव कर रहा है। तो ये पोलैरिटी होती है डीएनए हेलिकेज की, जो कि या तो 5' to 3' या 3' to 5' मूव कराती है। दिस डायरेक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। जो भी डायरेक्शन है ये इससे पता चलेगी कि किस स्ट्रैंड पे ये हेलिकेज बाउंड है। अगर मैं डीएनए का स्ट्रैंड दोबारा से बनाऊं, ये 5' to 3' और ये है 3' to 5'। तो अगर यहाँ पे हेलिकेज बाउंड है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, 5' to 3'। लेकिन यही हेलिकेज अगर यहाँ पे बाउंड है और ये इधर मूव कर रहा है तो ये डायरेक्शन हो गया 3' to 5'। तो हेलिकेज की जो डायरेक्शन होगी वो डिपेंड करेगी कि किस स्ट्रैंड पे हेलिकेज बाउंड हुआ है, किस स्ट्रैंड पे हेलिकेज की बाइंडिंग हुई है। चलिए अब आते हैं अगली प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबीज बोलते हैं। एसएसबीज का क्या काम होता है, जैसे कि ये हमारा डीएनए बना है, ये ओपन होता हुआ जा रहा है, यहाँ पे
हेलिकेज है, ओपन कर रहा है और ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है। यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स आके बाइंड कर जाती हैं, क्योंकि जब ये ओपन हो गया है तो इसके चांसेस हैं कि ये दोबारा से फोल्ड हो जाए, और दोबारा से फोल्ड हो गया तो हेलिकेज के काम करने का मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि आगे रेप्लिकेशन तो हो ही नहीं पाएगा अगर वो दोबारा से मुड़ गया। तो ये कुछ प्रोटीन्स आके इस पे बाइंड कर लेती हैं, इनको बोला जाता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन और SSB। इनका काम क्या होता है कि जैसे जैसे ये ओपन होता जा रहा है फॉर्क, उस पे आके बाइंड कर रही हैं ताकि ये दोबारा से जाके फोल्ड ना हो पाए। दोबारा फोल्ड नहीं होगा तो स्ट्रैंड फ्री रहेगा और इस पे रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती रहेगी। तो चलिए देखते हैं क्या दिखाया गया है यहाँ पे SSBs के बारे में। सिंगल स्ट्रैंड DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स स्टेबिलाइज सिंगल स्ट्रैंड DNA बिफोर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन से पहले ये जो SSBs होती हैं ये DNA का स्टेबिलाइजेशन करती हैं ताकि DNA स्टेबिलाइज रहे, जो स्ट्रैंड है सिंगल स्ट्रैंड DNA का वो स्टेबिलाइज रहे और रेप्लिकेशन कराया जा सके। आफ्टर द DNA हेलिकेज हैज पास्ड, DNA हेलिकेज आगे की तरफ बढ़ गया है, पास हो गया है, द न्यूली जेनरेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मस्ट रिमेन फ्री। सिंगल स्ट्रैंड DNA बन गया है वो फ्री रहना चाहिए ऑफ बेस पेयरिंग अंटिल इट कैन बी यूज्ड एज अ टेम्पलेट फॉर DNA सिंथेसिस। जब तक ये जो ओपन वाला पार्ट DNA की सिंथेसिस हो रही है तो हेलिकेज तो वर्क कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर ये दोबारा से आगे इधर ऐसे ऐसे हो गया दोबारा DNA, तो क्या रेप्लिकेशन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ज़रूरी होता है कि रेप्लिकेशन अगर होना है तो ये स्ट्रैंड फ्री रहना चाहिए। तो ये स्ट्रैंड्स फ्री कैसे रहते हैं? यहाँ पे SSBs बाइंड कर लेती हैं इस तरीके से, इस मैनर सिंगल स्ट्रैंड DNA बाइंड्स होती हैं जो कि इसको देती हैं वेरी लो, फोल्ड नहीं होने देती हैं, तो इजिली यहाँ पे रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो पाती है। टू स्टेबिलाइज द सेपरेट स्ट्रैंड। अब जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैं उनको स्टेबिलाइज करने के लिए सिंगल स्ट्रैंड DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स, इनको SSB बोलते हैं, रैपिडली बाइंड टू द सेपरेटेड स्ट्रैंड। जैसे ही स्ट्रैंड खुलता जाता है ये वहाँ पे बाइंड करती जाती हैं, रैपिड बाइंडिंग होती है इनकी। एक और चीज, बाइंडिंग ऑफ वन SSB प्रमोट्स द बाइंडिंग ऑफ अनदर SSB। इनका एक कोऑपरेटिव मैनर में काम होता है। कोऑपरेटिव मैनर क्या कि भाई मैंने बाइंड कर लिया है, मैं यहाँ पे जुड़ चुकी हूँ, तुम भी आ जाओ, तुम भी ज्वाइन कर लो। एक आया उसने अगले को बुला, आ जाओ तुम भी आ जाओ, आ जाओ तुम भी आ जाओ। इस तरीके से एक ग्रुप बना लेते। कोऑपरेटिव मैनर में इनकी बाइंडिंग होती है। सो बाइंडिंग ऑफ वन SSB प्रमोट्स द बाइंडिंग ऑफ अनदर SSB। एक ने बाइंड किया, एक ने अगले को बुला लिया, अगले ने अगले को बुलाया, अगले ने अगले, और यहाँ पे पूरी ग्रुपिंग हो गई, पूरे स्ट्रैंड पे SSBs बाइंड हो गई। कोऑपरेटिव बाइंडिंग इंश्योर्स दैट सिंगल स्ट्रैंड DNA इज रैपिडली कोटेड बाय SSB। जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है ये इंश्योर करती है कि जो सिंगल स्ट्रैंड DNA है वो रैपिडली कोटेड हो जाए SSB से। सिंगल स्ट्रैंड DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स उस पर तुरंत ही बाइंड कर लें एज इट इमर्जेस फ्रॉम द DNA हेलिकेज। जैसे ही DNA हेलिकेज से निकलता है वैसे ही यहाँ पे SSB बाइंड कर लेती है ताकि इनकी दोबारा से फोल्डिंग ना हो जाए, दोबारा से बेस पेयरिंग ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है, बहुत खूबसूरती से समझाया गया है चीजों को। पहले पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। SSB interacts with single strand DNA in a sequence independent manner। सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। बी सेक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि SSB की बाइंडिंग सीक्वेंस डिपेंडेंट होती है या सीक्वेंस इंडिपेंडेंट। तो इसकी बाइंडिंग सीक्वेंस इंडिपेंडेंट होती है। इसका क्या मतलब है, जो भी DNA फ्री हुआ है हेलिकेज से, अब इसको ये मतलब नहीं है SSB को कि इसका सीक्वेंस क्या है, ये कोई भी सीक्वेंस हो ये जाके बाइंड ही करेगी। क्योंकि अगर सीक्वेंस डिपेंडेंट मैनर में बाइंड करेगी तो अगर इसको जिस सीक्वेंस पे बाइंड करना वो यहाँ पे नहीं है तो ये बाइंड नहीं करेगी। तो अगर बाइंड नहीं करेगी दोबारा से पेयरिंग हो जाएगी।
तो इस चीज से बचने के लिए जो इसकी बाइंडिंग होती है वो होती है सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर। सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी सीक्वेंस हो उससे बाइंड कर जाएगा। SSBs primarily contact single strand DNA through electrostatic interactions। यहाँ पे जो बाइंडिंग होती है SSBs की वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं जो कि इजिली हट सकते हैं विद द फॉस्फेट बैकबोन। और ये जो बाइंडिंग होती है वो फॉस्फेट बैकबोन से होती है। एंड स्टैकिंग इंटरेक्शंस विद द डीएनए बेस। डीएनए के बेसिस के साथ में स्टैकिंग इंटरेक्शंस होते हैं। स्टैकिंग इंटरेक्शंस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बहुत हल्के फोर्सेस होते हैं। हल्के इन द सेंस कि इनकी इजिली, भाई जब एसएसबी बाइंड हो गई, जब रेप्लिकेशन होना है तो इसको हटाना भी तो होगा। अगर इसकी बाइंडिंग टाइट हो जाएगी, कोवेलेंट बाइंडिंग हो जाएगी, तो इसको रिमूव नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए इनका बहुत लाइट फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन कंट्रास्ट टू सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, SSBs मेक फ्यू इफ एनी हाइड्रोजन बॉन्ड टू दी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बेसिस। सीक्वेंस स्पेसिफिक बाइंडिंग की बात करें तो SSB बहुत सीक्वेंस स्पेसिफिक बाइंडिंग करती हैं। अगर कोई भी होता भी है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर ही होता है। समटाइम्स सीक्वेंस स्पेसिफिक बाइंडिंग भी देखी जा सकती है। डायग्राम में देखिए क्या दिखाया गया है। यहाँ पे एक SSB आके बाइंड की है रेप्लिकेशन फॉर्क पे। जब एक का यहाँ पे बाइंडिंग होती है, एक SSB बाइंड करती है, ये क्या करती है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग के थ्रू ये रिक्रूट करती है एडिशनल SSBs को, और को बुला लेती है अपने दोस्तों को कि आओ तुम भी आ जाओ, हम भी आ जाते हैं, पार्टी चल रही है। तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग हो जाती है इनकी। देखिए बहुत सारे SSBs आके बाइंड कर गई हैं। पूरा स्ट्रैंड, जितना स्ट्रैंड ओपन है उस पूरे पे SSBs को बाइंड करना होता है, क्योंकि बेस पेयरिंग कहीं से भी हो सकती है। जब तक कि रेप्लिकेशन शुरू नहीं होता, डीएनए पॉलीमरेज अपना काम नहीं कर देता है, तब तक ये SSBs यहीं पे ऐसे ही बाइंड रहती हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आपको अगर हेल्प मिल रही है तो हमें भी सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें हम देखेंगे कि जो सुपर कॉइलिंग हो जाती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद में सुपर कॉइलिंग हो जाती है, तो उस सुपर कॉइलिंग का रिमूवल कौन करता है, दैट इज टोपोआइसोमेरेज। तो टोपोआइसोमेरेज की एक्टिविटी देखेंगे, और रेप्लिकेशन तो कंटिन्यू है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ख्याल रखिए अपना, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के, तो सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। CSIR का एग्ज़ाम भी होने वाला है। देखते हैं क्या होता है इन कंडीशंस में, आगे होता भी है या नहीं होता है, पोस्टपोन हो भी सकता है और एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो आप पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।